नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की 115वीं जयंती पर रिज मैदान पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। कहा, हिमाचल के विकास में डॉक्टर परमार ने निभाई अनुकरणीय भूमिका। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आउटसोर्स भर्तियों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष द्वारा नियम 67 के तहत रखे गए प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री बोले, नियम 67 को कांग्रेस ने बनाया परिहास का विषय। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस रही असफल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अगर कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार जनता की सुरक्षा के मद्देनजर लेगी सख्त फैसले। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की 115वीं जयंती पर रिज मैदान पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल के विकास में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने अनुकरणीय भूमिका निभाई है, जो सभी को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की 115वीं जयंती पर रिज पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज पूरा प्रदेश कृतज्ञ भाव प्रकट कर रहा है इस पुण्य आत्मा के प्रति, जिन्होंने हिमाचल के आदर्शों को, हिमाचल की मूलभूत समस्याओं के लिए प्रत्येक हिमाचलवासी को जीवन जीने का ढंग सिखाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार द्वारा प्रदेश को दिए गए योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार ने प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और किसानों एवं ग्रामीणों के उत्थान के लिए कई अहम कदम उठाए। हिमाचल के निर्माण में, हिमाचल को दिशा देने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल को बनाने के लिए जो भूमिका रही, उसके साथ साथ में हिमाचल किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उन सारी बातों के लिए अपने विजन के साथ उन्होंने काम किया और उस विजन के साथ आज भी हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर, उनके जयंती पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके दिए गए कंट्रीब्यूशन, उनके योगदान के लिए जो हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आज इस जयंती का अवसर पर मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश सहजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज, मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी डॉक्टर परमार को पुष्पांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में खूब शोर शराबा हुआ। दरअसल कांग्रेस के विधायकों ने सदन में आउटसोर्स के तहत की जा रही भर्तियों का मामला उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स के बहाने चोर दरवाजे से अपने चहेतों की भर्तियां की जा रही है और पढ़े लिखे बेरोजगारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन
इस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अस्वीकार कर दिया, जिस पर विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की गंभीरता को विपक्ष भूल गया है और जानबूझकर विधानसभा की कार्यवाही में विघ्न डाला जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि सरकार के विभिन्न उपक्रमों में आउटसोर्स पर भर्तियां हो रही है। एक क्षेत्र विशेष में भर्तियों को लेकर लगाए जा रहे आरोप बिल्कुल निराधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाना सदस्यों का अधिकार है, लेकिन बेवजह ही सदन की कार्यवाही को बाधित करना विपक्ष की आदत बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने बेरोजगारी और सरकार द्वारा आउटसोर्स पर की गई भर्तियों को लेकर सदन में नियम 67 के तहत चर्चा करने की मांग की, लेकिन सदन में चर्चा न होने पर विपक्ष ने सदन से बाहर वॉकआउट कर दिया। पे नौकरियां नहीं चलेंगी। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अपने चहेतों को नौकरी देने में लगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया कि सरकार आउटसोर्स के आधार पर अपने चहेतों को प्रमुख पदों पर बैठा रही है और नियमों को ताक पर रखकर चोर दरवाजों से भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर चर्चा मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने चर्चा करने से मना कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हर विभाग में आउटसोर्स पर भर्तियां की जा रही हैं, जिससे मेरिट में स्टैंड लेने वाले युवाओं के साथ सरासर खिलवाड़ हो रहा है। करुणामूलक आधार पर जिन लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए वो लोग सड़कों पर धरने देने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार सिर्फ अपने चहेतों को नौकरियां देने में लगी है। यहाँ तक आउटसोर्स पर रखे जा रहे युवाओं का भी सरकार शोषण कर रही है। प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ छल कर रही है, बेरोजगारों के साथ छल कर रही है और जो भर्तियां कर रही है 7 से 8 हज़ार तक जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो सरकारी आंकड़े हैं, और ना जाने इतने कितने ही और होंगे जो इन्होंने चोर दरवाजे से जो भर्तियां करी है। आज इसको लेकर जो है सदन के अंदर हंगामा हमने किया है, हमने चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके ऊपर सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी। आज पूरा बेरोजगार जो युवक है, बेरोजगार जो हमारे साथी हैं, वो आज सरकार की तरफ देख रहे हैं। करुणामूलक आधार के ऊपर जो नौकरियां दी जानी है उसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लोग जो है परेशान हैं, लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है लोग, और जो आउटसोर्स के माध्यम से, चोर दरवाजे के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है, उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। आज भी मुझे सुबह फ़ोन आए, काफ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल जो के ऊपर जो आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए हैं, कोई डॉक्टर्स रखे गए हैं, कोई इंजीनियर्स रखे गए हैं, कोई बेलदार रखे गए हैं, उनका क्या भविष्य है। सरकार जो है ये सरासर जो है छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हर विभाग में जो आउटसोर्स से लोग भर्ती किए जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं जो मेरिट में स्टैंड करते हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग 4500 परिवार, वो परिवार जो है करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरियां सरकार ने देनी थी, वो आज धरने पर बैठे हैं। उनकी सरकार सुध नहीं ले रही है और अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से जो है हर विभाग में भर्ती कर रही है। और दूसरा मैं और ये कहना चाहता हूं कि ये जो आउटसोर्सेज पे लोग रखे जा रहे हैं, इनका भी शोषण किया जा रहा है। सरकार कहती है कि मिनिमम बेसिस जो है वो हर आदमी को मिलने चाहिए, इनको 3-3, 3.5, 4-4 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। वहीं माकपा नेता और ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश सिंघा ने भी कांग्रेस की ओर से नियम 67 के तहत रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने आर्टिकल 309 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी भर्ती जो सरकार द्वारा की जाती है उसे सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि उसका निजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा असंवैधानिक तरीके से की जा रही ये भर्तियां किसी खास विचारधारा को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। उन्होंने चेताया कि अगर सरकार इस प्रश्न को लेकर चर्चा नहीं करेगी तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसलिए सरकार इस मामले को हल्के में न ले। हम जिस समय विधानसभा में आए, हमने संविधान की कसम खाई है कि उस संविधान को अक्षर अक्षर हम लागू करेंगे, और इसलिए जो 67 का प्रस्ताव आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में मूव किया गया, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। गवर्न्ड बाय आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 309 ये कहता है कोई भी भर्ती जो सरकार करेगी
इट इज टू बी गवर्न बाय द R&P रूल्स। सरकार करेगी। अगर प्राइवेट ने करनी है तो प्राइवेट को दे दो पूरा हिमाचल प्रदेश। तब ये विधानसभा आप किस बात के लिए चला रहे हैं? और इसीलिए तरीका क्या आप अपना रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा तरीका है। आउटसोर्स वाला भर्ती करेगा और फिर आउटसोर्स वाले की भर्ती उसकी ट्रांसफर की जाएगी। और कहाँ की जा रही है ट्रांसफर? बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सीरियस है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो ये सारी इलीगल भर्तियां की जा रही है वो एक खास दृष्टि से किसी एक खास विचार को फायदा देने के लिए दी जा रही है, वो काम करने के लिए नहीं दी जा रही है। इसलिए इस प्रश्न को लेकर अगर आने वाले समय में आंदोलन भी करना पड़े, निश्चित रूप से आंदोलन होगा और सरकार उसको समझ ले। डोंट टेक इट लाइटली। ये बड़े हल्के में इस बात को लिया जा रहा है। ये हल्के का मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर और सीरियस मसला है और ये संवैधानिक ये क्या कहती उल्लंघना है। वहीं विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियम 67 को कांग्रेस ने परिहास का विषय बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह असफल रही है। लगातार हर किसी मामले को लेकर जो नियम की परिधि में ही नहीं है, उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ दिया जाए, यह भी सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों को लेकर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी आउटसोर्स के आधार पर भर्तियां हुई है, वो भी राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था और नियम कानूनों के आधार पर ही भर्तियां की जा रही हैं और विपक्ष द्वारा कही जा रही बातों का कोई औचित्य नहीं है। नियम 67 कांग्रेस वालों ने एक परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय बन गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए। लगातार हर किसी मामले को लेकर के जो नियम की परिधि में आता नहीं है, उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं, जो नौकरी के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुई जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा हो। रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जहां आउटसोर्स की बात जिसमें शोर डाल रहे हैं वो ज्यादा विशेष तौर से, उसमें मैं जरूर कहना चाहता हूं आउटसोर्स में जो कर्मचारियों को लगाने की बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं बल्कि पूर्व सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत जोर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए थे। उनकी रैलियां कराई, इनसे मुकुट भेंट कराए, इनसे तलवारें वहां पर भेंट करवाई और ये कह करके कि आपको हम नीति ला करके रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन वो भी परिस्थिति इनके सामने नहीं आई। परिहास बनाया, मजाक बनाया उन नौजवानों का। और आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुरूप ही दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इश्यू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एहतियाती कदम उठानी शुरू कर दी है। सरकार ने सैलानियों के लिए 53 दिन बाद एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। इसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र साथ लाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिन हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश की सीमा में उन्हीं लोगों को प्रवेश करने दिया जाए जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हो या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाए हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मामले इसी तरह बढ़ते हैं तो प्रदेश सरकार जनता की सुरक्षा के मद्देनजर और सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। कि ये चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए है। कोविड के मामलों में पिछले लगभग एक सप्ताह से ग्रेजुअल इंक्रीज जिसको बोल सकते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई है और लगभग 850 का ये मामले जो बढ़ करके 1400 के करीब पहुंचे हैं, तो चिंता का विषय है ही है। ऐसी सूरत में अब कुछ बातों पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने कैबिनेट की बैठक में पिछले कल निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले होंगे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना ज़रूर प्रयत्न किया है। एक एडवाइजरी के रूप में उनको जारी करने के लिए हमने कहा है। जो RT-PCR टेस्ट करके आ रहे हैं उनके लिए तो इजाज़त है ही, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई है वो हिमाचल प्रदेश में आए। और उसके बाद हमारी 10 तारीख को कैबिनेट के द्वारा अगली बैठक है। हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, और अगर इसमें मामलों में और ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर और निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसको मैंडेटरी किया जा सकता है स्वाभाविक रूप से आगे मैंडेटरी, अभी एडवाइजरी जारी की है, आने वाले समय में इस दिशा में और उसके साथ साथ और भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में घाटे में चल रहे 63 राशन डिपुओं को बंद करने पर विचार कर रही है। शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 19 डिपो बंद किए जाएंगे। चौपाल में 8, कसुम्पटी, रामपुर, सोलन, शिमला ग्रामीण और चंबा में 1-1, रेणुका, भरमौर, डलहौजी, लाहौल स्पीति में 2-2, रोहडू में 4, धर्मशाला और शिमला शहरी में 3-3, रामपुर में 5 और ठियोग में 6 डिपो बंद किए जाएंगे। यह जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सदन में विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नरेंद्र ठाकुर द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि डिपो होल्डर्स की सेल पर कमीशन की बढ़ोतरी करने का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। संचार लेखा नियंत्रक हिमाचल प्रदेश दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय द्वारा BSNL पेंशनरों की पेंशन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए शिमला के कसुम्पटी स्थित BSNL कार्यालय में डिजिटल पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशन धारकों की समस्याओं को सुना गया और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। बता दें, डिजिटल पेंशन अदालत में लगभग 50 पेंशनर ने भाग लिया और विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। वहीं हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम की CGM जसविंदर सिंह सोहता ने बताया कि BSNL अपने उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जल्द 4G लॉन्च करने जा रहा है, जिससे BSNL की सेवाएं और बेहतर होगी। संचार लेखा नियंत्रक हिमाचल प्रदेश दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय द्वारा शिमला के कसुम्पटी स्थित BSNL के सभागार में डिजिटल पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशन धारकों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया। नियंत्रक संचार लेखा निर्दोष कुमार यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारियों की पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 50 पेंशनर्स ने भाग लिया और उनकी समस्याओं का उसी समय निपटारा किया गया। निर्दोष यादव ने कहा कि कोरोना को देखते हुए पेंशन अदालत ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई ताकि रिटायर्ड BSNL कर्मचारियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। 45 या 50 हमारे पेंशनर्स ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन 45 लोगों में से 2 लोगों की ग्रीवेंसेस थी। जो अभी हमने इंक्वायर किया उन दोनों ग्रीवेंसेस में ही फॉल्ट पेंशनर्स का है। एक का था मेडिकल रिइंबर्समेंट का, उन्होंने फॉर्म भर के अपना राइट एक्सरसाइज करना है जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो हमने अपने AO साहब को कहा है कि वो जल्दी से उनसे कांटेक्ट करके उनसे राइट एक्सरसाइज करवा लें और उसके बाद उनका जो भी समस्या है उसका तुरंत निराकरण हो जाएगा। दूसरा था उनका कुछ डेटा में डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ गलत फीड हो गया है,
तो उसके लिए भी हमने ये इंश्योर किया था कि जिस वक्त ये जो VRS की स्कीम आई थी, आपको याद होगा पिछले साल 1000 लोगों ने BSNL से VRS लिया है, तो मास स्केल पे सारे लोगों का रिटायरमेंट प्रोसेस किया गया था। तो हम जानते थे कि उसमें कुछ ना कुछ डेटा फीडिंग में प्रॉब्लम होगी, तो हमने उसको एलिमिनेट करने के लिए प्रोविज़न ये किया था कि जिसका भी VRS हो रहा है, जिस एम्प्लॉय का, वो अपने हाथ से ही अपना रिकॉर्ड फीड करेगा, जिससे कल को वो ये ना बोल पाए कि उसका कोई रिकॉर्ड गलत हो गया है। तो जिन्होंने अभी कंप्लेंट रेज की है कि उनका एड्रेस में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो रिकॉर्ड उन्हें नहीं फीड किया था। विल ट्राई कि बहुत जल्दी वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ इस तरीके का प्रोविज़न हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने ये सोच के चले थे कि जब एम्प्लॉय खुद अपना डेटा फीड करेगा तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम के CGM जसविंदर सिंह सहोता ने कहा कि BSNL अपने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को टेलीफोन कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 40% की छूट देता है। उन्होंने बताया कि BSNL बहुत जल्द 4G लॉन्च करने जा रहा है, जिससे BSNL की सेवाएं और अधिक बेहतर होंगी। BSNL भी इनको जो रिटायर्ड हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा है, स्पेशली जो उनकी घर पे जो टेलीफोन कनेक्शन लगे रहते हैं, उनकी जो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है उसमें 60% से 40% तक हम उनको फ्री कर देते हैं, तो मतलब वॉइस कॉल्स फ्री रहती है। रिसेंटली हमने जो फाइबर जो लॉन्च किया है, तो हमने उसमें भी सोचा इनको जो रिटायर्ड लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिले घर पे बैठे हुए अपना, स्पेशली कोविड के दौरान लोगों ने घर से काम करना होता है, तो हमने फाइबर में भी उनको इंक्लूड किया है। उसमें भी इनको जो टैरिफ है 40% रिड्यूस करके ये फैसिलिटेट करना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर कोविड-19 के नए मामले बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना के 1414 एक्टिव केस है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजाना 15,000 लोगों के कोविड टेस्ट लिए जा रहे हैं। हेमराज बैरवा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में रोजाना 15,000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। निदेशक ने बताया कि प्रदेश की लगभग 55 लाख आबादी है, जिसमें से 52 लाख प्लस लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली खुराक लगभग 70% लोगों को लगा दी गई है और बाकी बचे 30% लोगों को भी वैक्सीन के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। बैरवा ने कहा कि जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हेमराज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले काफी चिंता का विषय है। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा 240 करोड़ का प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसे बहुत जल्द अप्रूवल भी मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना के 1414 एक्टिव केस हैं और अभी तक कोरोना से 3,507 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड की स्थिति प्रदेश में अब पिछले कुछ दिनों से वापस हमारे न्यू केसेस रिकवरी से ज़्यादा आ रहे हैं और वर्तमान में एक्टिव केस हमारे 1414 हैं और कुल डेथ 3,507 हो चुकी हैं। हम रफली 15,000 की टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं। साथ ही जो वैक्सीनेशन हमारा एक क्योंकि काफ़ी बड़ा ये प्रोग्राम चला हुआ है और 52 लाख प्लस वैक्सीनेशन पहला और दूसरा डोज मिलाकर अभी तक प्रदेश में हो चुकी है, जो कि हम अगर आबादी अगर हमारी देखते हैं एलिजिबल वो 55 लाख है। सो ये दोनों डोज मिला के है। फर्स्ट डोज की लगभग 70% से ऊपर हो चुकी है, बाकी सेकंड डोज वाली एज के अंदर है और जैसे जैसे सेकंड डोज के टाइम आ रहा है वैसे वैसे सेकंड डोज भी लगाया जा रहा है। हमने जिलों को टारगेट दिए हैं कि भाई जितना जल्दी हो लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हो, क्योंकि जो हमारे पास डाटा भी आ रहा है कि एक वैक्सीनेटेड पर्सन और एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन दोनों में कोविड संक्रमण की क्या संभावना है, अगर कोविड हो भी जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की क्या संभावना है और अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसमें सीवियरिटी होकर कैजुअलिटी होने की कितनी संभावना है। तो हमारे डाटा के हिसाब से काफ़ी हद तक कोविड वैक्सीनेशन से उसको प्रोटेक्शन मिल रही है।
तो हम इस दिशा में काफ़ी प्रयास हम कर रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग और बाकी जो हमारे जितने भी महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी की तरफ से इस चीज़ का प्रयास जारी है कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी से जल्दी प्रदेश के पूरे लोगों को कवर कर पाए। साथ ही में जैसा अब केसेस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रदेश सरकार इस बारे में चिंतित है और मुझे लगता है कि कुछ निर्णय शीघ्र ही उस दिशा में सरकार उठाने जा रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोबेबली उसमें जब आएगा तभी उसकी हम पुष्टि कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड से जो संबंधित तैयारियों की बात जहाँ तक आती है तो उस क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार ने प्रपोजल जो जैसा भारत सरकार ने मांगा था वैसा भेजा है। लगभग 240 करोड़ का प्रपोजल है, जिसके अंदर पीडियाट्रिक केयर, आईसीयू फैसिलिटी, अतिरिक्त बेड, एलएमओ मतलब ऑक्सीजन सप्लाई, आपके जो मैन पावर से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ हैं, जैसे हम नर्सिंग, मेडिकल स्टूडेंट, रेजिडेंट्स, उन सब की सेवाएं भी ले सकते हैं। ई सर्विसेज जैसे टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, तो इन सब कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से प्रपोजल भारत सरकार को सबमिट किया गया है और भारत सरकार काफ़ी जल्दी इसमें अप्रूवल भी देने वाली है। और पैसा जैसा ही हमारे पास आएगा, हम हमारे जो गैप्स हैं पीडियाट्रिक केयर, क्योंकि जैसा कहा जा रहा था कि भाई अगर आगामी वेव आएगी तो हमारा एक जो सेक्शन है बच्चों वाला सेक्शन वो काफ़ी वल्नरेबल होगा, तो उस संबंध में हमारे इंतजाम क्या होने चाहिए, तो उस संबंध में प्रपोजल बनाकर सरकार के पास, भारत सरकार के पास भेजा है और शीघ्र ही उसमें अनुमति मिलने के बाद कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा सरकार के द्वारा अपने स्तर पर भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। पीएसए प्लांट्स की एस्टेब्लिशमेंट्स की जा रही हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत सरकार से और मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर पर भी उनको डिस्ट्रीब्यूट एक इस तरीके से किया जा रहा है कि सभी के पास उसकी अवेलेबिलिटी हो और किसी तरीके की समस्या का सामना लोगों को ना करना पड़े। सो तैयारियों में सरकार कोशिश यही कर रही है कि हमारे पूरे क्षेत्र में, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्र हों, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हों, चाहे वो अर्बन हमारे क्षेत्र हों, तो वहाँ पर हम लोग किसी भी दृष्टि से पीछे ना रहें। कोई भी सिचुएशन अगर आएगी तो उसके लिए हम सक्षम हो, तैयार हों, इसका प्रयास लगातार जारी है। उचित मूल्यों की दुकानों में सरकारी राशन वितरण का काम कर रहे डिपो संचालकों ने लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। रामपुर में शिमला, कुल्लू और मंडी जिला के डिपो संचालकों की बैठक आयोजित हुई। डिपो संचालकों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं पर कोई गौर नहीं कर रही है। डिपो संचालकों का ना तो कमीशन बढ़ाया जा रहा है और ना ही उन्हें सम्मानजनक मासिक वेतन मिल रहा है। ऐसे में डिपो संचालकों ने जताया कि अगर सरकार समय रहते मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती तो डिपो संचालक जल्द सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन की अगली रणनीति तैयार करेंगे। हमारे जो डिपो संचालक समिति है, हमारे प्रदेश के जो डिपो संचालक हैं, उन्हें लंबे समय से जो है वो आज तक सरकार ने जो है वो एक पैसा भी जो है वो आर्थिक मदद सरकार ने नहीं दी। कोरोना काल में हमारे जो डिपो संचालक हैं, उन्होंने लोगों की सेवा करते करते हमारे 12 डिपो संचालकों ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक उनके आश्रितों को फूटी कौड़ी नहीं दी गई। हालांकि हमारे खाद्य पूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग जी ने ये घोषणा की थी, 10 अक्टूबर को हमने सम्मेलन किया था एक हमीरपुर में, और 24,44,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर जो है वो डिपो संचालकों को, प्रदेश के डिपो संचालकों को देने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक सरकार की ओर से जो है, जो हमारे डिपो संचालक जो है वो अपनी जान में उन्होंने त्याग दी। कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते ना तो उनके आश्रितों को दे पाए और ना बाकी डिपो संचालकों को जो है वो सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिली है। और जो हमारे डिपो संचालक एक काफ़ी लंबे समय से पीडीएस का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में जुटे हैं, उन्हें भी आज तक जो है वो उनकी तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और हमने बार बार सरकार के समक्ष जो है वो अपनी मांगें रखी, लेकिन हमारी हर मांग को जो है वो सरकार के द्वारा जो अनसुना किया गया।
मत्स्य उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कायम कर चुकी जिला बिलासपुर की गोविंद सागर झील में पिछले कुछ सालों से निरंतर घट रहे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब झील की साइंटिफिक स्टडी करवाएगी। इसके लिए सेंटर इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट शिफरी बैरकपुर कोलकाता के साथ सरकार का 1 साल के लिए 22 लाख का करार हुआ है। शिफरी की टीम अगले माह अगस्त के अंत तक बिलासपुर आएगी और स्टडी शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने खबर की पुष्टि की है। उन्हें बताया कि 2 दिन पहले ही शिफरी के निदेशक से बात की गई है और उनकी ओर से आश्वस्त किया गया है कि अगस्त माह के अंत में विशेषज्ञों व रिसर्च स्कॉलर की एक टीम बिलासपुर आएगी और घटते मत्स्य उत्पादन पर स्टडी करेगी। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने बताया कि अगस्त महीने के अंत में विशेषज्ञों व रिसर्च स्कॉलर की एक टीम बिलासपुर आएगी और गोविंद सागर झील में घटते मत्स्य उत्पादन पर स्टडी करेगी। इस स्टडी के लिए कुछ विशेषज्ञ एवं स्कॉलर यहीं पर रहकर रिसर्च भी करेंगे और 1 साल तक की स्टडी के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर गोविंद सागर झील में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील से हजारों मछुआरों की रोजी चली है और उत्पादन घटने के कारण कहीं न कहीं उनकी रोजी पर भी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने को लेकर कोलकाता के विशेषज्ञ साइंटिफिक स्टडी करेंगे। इस बाबत संस्थान के साथ MOU हो चुका है। झील में 70 से 100 mm साइज का मछली बीज डालना शुरू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस बार अभी तक झील में 50 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो चुका है और यह आंकड़ा सीजन खत्म होने तक 100 मीट्रिक टन पार कर जाने की संभावना है। इससे इस वर्ष झील में मछली का उत्पादन 400 मीट्रिक टन क्रॉस कर जाएगा। उल्लेखनीय है कि मत्स्य उत्पादन में औसतन देश भर में अग्रणी आंके जा चुके गोविंद सागर झील में पिछले कुछ सालों से मत्स्य उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। 2012 से 2014 के बीच झील में मत्स्य उत्पादन लगभग 1300 मीट्रिक टन हुआ करता था, जो कि बाद में घटकर 800 मीट्रिक टन पर आ पहुंचा। फिर हर साल घटता गया और स्थिति यह है कि अब यह आंकड़ा 300 मीट्रिक टन तक नीचे आ गया है। मत्स्य उत्पादन घटने का सीधा असर मत्स्य कारोबार पर पड़ा है और भविष्य के लिए मछुआरों की रोजी पर भी संकट खड़ा हुआ है। मत्स्य विशेषज्ञों की माने तो कॉल डैम लगने के बाद जलस्तर में हुई कमी की वजह से झील में मछली के ब्रीडिंग व फीडिंग ग्राउंड खत्म हो गए। रही सही कसर 4 लेन के निर्माण कार्य के दौरान झील में मलबा डंपिंग ने पूरी कर दी। झील में मत्स्य उत्पादन में भारी गिरावट से चिंतित मत्स्य विभाग ने रिसर्च करवाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए कोलकाता संस्थान के प्रबंधन को पत्र लिखकर साइंटिफिक स्टडी करवाए जाने का आग्रह किया गया। प्रबंधन की ओर से रिसर्च किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है और टीम इसी महीने हिमाचल दौरे पर आकर स्टडी शुरू करेगी। गोविंद सागर में जो जैसा कि पिछले कुछ सालों से 2014-15 से जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो जो है उसके बारे में जो है विभाग ने साइंटिफिक स्टडी भी करवा रहा है और उसमें अभी हमारा 2 महीने पहले जो थे वो सिफरी से कोलकाता से जो थे साइंटिस्ट एक बार आके विजिट कर गए हैं और ये पूरा 1 साल भर जो है ये चलेगी, उनकी स्टडी चलेगी। अभी अगस्त महीने में भी वो जो है हमारे 18 तारीख के आसपास जो है यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ आकर के साइंटिफिक स्टडी करेंगे। हालांकि ये जो है ट्रेंड जो है गोविंद सागर का, पिछले साल जो है गोविंद सागर में 71 मीट्रिक टन उससे पहले वाले साल से अधिक निकली है मछली। तो हमने उसमें विभाग ने जो कुछ एक निर्णय लिए थे हमने, और तो पिछले 3 साल से हम जो है लगातार स्टॉकिंग जो है वो बड़े साइज़ की मत्स्य संग्रहण जो है वो बड़े साइज़ का हम कर रहे हैं, जो कि 70 मिलीमीटर से अधिक साइज़ का होता है। तो उसके रिजल्ट जो हैं अब आने जो है लगभग प्रारंभ हो गए हैं और इस बार हमारे 71 मीट्रिक टन जो है अधिक मछली जो है पैदावार हुई है।
प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का दावा पेश करती है, लेकिन सरकार के ये दावे हमीरपुर जिला में खोखले साबित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय हमीरपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बलह गांव के बाशिंदे आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सड़क सुविधा से महरूम हैं। आज भी बलह गांव के लोग सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं। हालात यह है कि यदि गाँव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ग्रामीण उसे कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुँचाने के लिए मजबूर है। जिला प्रशासन जल्द इस गांव को सड़क सुविधा मुहैया करवाने का दावा करा है। वीडियो हमीरपुर अस्मिता सूद की माने तो इस गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए 7 लाख रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। उन्हें बताया कि बरसात के बाद सड़क का काम शुरू करवा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के दावे हमीरपुर जिला में विफल साबित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव बलह सड़क सुविधा न होने का दंश वर्षों से झेल रहा है। हालात यह है कि गांव में बीमार व्यक्ति को कंधे या चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। ताजा मामले में इसी गाँव के 77 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे ग्रामीणों द्वारा चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बलह गांव के वार्ड नंबर 2 के लिए कच्ची सड़क बनाई गई थी, लेकिन बरसात के कारण सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलने में भी काफी मुश्किलें पेश आती हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रदेश की जयराम सरकार से गाँव के लिए पक्की सड़क सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाई है। कच्ची सड़क है और यहाँ पे हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत दिक्कत होती है और यहाँ पे जाना हमें मुश्किल है। ऐसा डर लगता है कि हम गिर ना जाएं कहीं। रिक्वेस्ट है ये सड़क बना जल्द से जल्द बनवा दें। यहाँ पे रास्ता ही नहीं है जी, सड़क सारी मिट्टी से भरी हुई है। बना रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं, पता नहीं बोल रहे हैं बजट नहीं आया है, क्या नहीं आया है। और मैं पशुपालन विभाग में कर्मचारी हूँ, पिछले कई सालों से ये परेशानी झेल रहा हूँ। कई बार तो मैं अपनी ड्यूटी पे भी समय पे नहीं पहुँच पाता हूँ इस मिट्टी और नाले की वजह से। यहाँ पे ना तो कुछ आ सकता है। इस स्थिति में आपने देखी होगी हमारी सड़क इस वक्त कैसी है। यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल आ सकता है, ना तो आदमी के चलने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि मिट्टी जगह जगह फिसलन पैदा कर रही है। हमारा बल गाँव है, वार्ड नंबर 2। इसमें बहुत सारी समस्या हैं। हमारी सड़क अच्छी नहीं है, इसमें हमारा रास्ता अच्छा नहीं है, हमें जाने आने की बहुत मुश्किल है और हम बीमार आदमी हैं, इसलिए हमारी सड़क का निर्माण जो जल्दी से जल्दी किया जाए। ग्राम पंचायत बल में वार्ड नंबर 2 में हमें इतनी समस्या है कि ये पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने JBC फराई थी, उसके बाद जो अच्छा रास्ता था वो भी ख़राब हो गया। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत है और इतनी परेशानी है कि पिछले महीने तो 2 महीने पहले मैं गिर गया रास्ते में, मेरा हाथ भी अभी तक भी बंधा हुआ है। ये रास्ते की इतनी समस्या है। एक हमारे गांव में हमारी वार्ड में ये कैंसर का मरीज है बेचारा, कल वो चारपाई पे बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी तक पहुंचाया 4 आदमियों ने। बड़ी मुश्किल है हमें रास्ते की, और पंचायत के पास पैसे आए को काफ़ी दिन हुए लेकिन लग नहीं रहा पैसा, कोई काम नहीं हो रहा। पंचायत में ऐसे ही इधर उधर कर रहा है, खेत कूद बनवा रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। वहीं इस बारे में खंड विकास अधिकारी हमीरपुर अस्मिता ठाकुर का कहना है कि ग्राम पंचायत बलह के तहत आने वाले वार्ड नंबर 2 के कच्चे रास्ते के लिए 7 लाख रुपए के बजट का प्रावधान हो गया है, लेकिन बरसात के मौसम के चलते काम शुरू नहीं किया जा सका है। लेकिन बरसात के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि आप बात कर रहे हैं वहाँ के लिए जो है वो वॉटेड फाइनेंस कमीशन से 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मनरेगा कन्वर्जेंस में जो है उसके लिए सैंक्शन हो चुका है। लोगों की डिमांड थी तो जैसे ही मेरे पास लोग आए हमने उसका प्रोविज़न कर दिया है और बहुत जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। अभी तो हम लोग अगर ये बोलें कि हफ्ते या 10 दिन में शुरू कर दें वो तो बारिश की वजह से वो हम नहीं कर पाएंगे, पर हमारे पास जो है वो SDO से भी सैंक्शन होकर के वो आ चुका है। तो जैसे ही मौसम ठीक होता है हम काम वहाँ पे शुरू कर देंगे।
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजोल और अनसुई गांव को यहां साथ बहती गज खड्ड से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यदि 12 जुलाई जैसी भारी बारिश फिर होती है तो गांव को खतरा और बढ़ जाएगा। ग्रामीणों की मांग है कि खड्ड के तेज बहाव से इन गांवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहां सुरक्षा दीवार लगाई जाए और खड्ड के बहाव को विपरीत दिशा में परिवर्तित किया जाए। राजोल और अनसुई पंचायत के ग्रामीणों की समस्या के समाधान को लेकर आम आदमी पार्टी के शाहपुर अध्यक्ष देशराज चौधरी के नेतृत्व में उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। देशराज चौधरी ने कहा कि 12 जुलाई को भारी बारिश से हुए नुकसान से लोग सहमे हुए हैं और अभी भी बारिश होने पर रात भर जागने को मजबूर हैं। हम यहाँ पर डीसी के माध्यम से गवर्नर महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपने आए थे और वो ज्ञापन हमने सौंप दिया है। और वो ज्ञापन जो है वो हमारे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 गांव हैं जिनको बाढ़ से खतरा है। एक गांव अनसुई है और एक गांव राजोल है। पीछे 12 तारीख को वहाँ बाढ़ आई थी, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी और उसमें क्या हुआ, सारा पानी जो है वो गांवों की तरफ डाइवर्ट हो गया और वो गांवों में बहने के साथ लोगों की ज़मीनों को नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी घुस गया और सड़कें बह गई, बहुत वहाँ पर नुकसान हुआ है। अभी ये है कि अगर इसी प्रकार की मूसलाधार बरसात होती है तो वो पानी जो है वो अनसुई गांव और जोल गांव को बहाकर ले जा सकता है और उसमें कम से कम 500-600 घर जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उसमें जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इस संबंध में हम सरकार को एक ज्ञापन दिया है हमने गवर्नर के महोदय के माध्यम से कि सरकार जो है इसका कोई स्थायी समाधान जो है वो निकाले और उसमें स्थायी समाधान यही है कि वहाँ जो गांव है, रजोल गांव है और अनसुई के गांव जो लगते हैं वहाँ पर एक बहुत कंक्रीट की RCC की जो है वो बाउंड्री वाल जो है वो लगाई जाए और थोड़ा पानी का बहाव जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए, तभी वो गांव जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाला भोली गांव आज तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। सड़क सुविधा न होने से ग्रामीणों को रोजाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव वासियों का कहना है कि वह कई बार अपनी समस्या को सरकार और विभागीय अधिकारियों के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मंजूरी को लेकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में लोक निर्माण विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द गाँव को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा गया तो मजबूरन ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। देश को आजादी मिलने के 74 वर्ष बाद भी जिला बिलासपुर का भोली गांव कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भोली गांव आज तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाया है। प्रदेश और केंद्र सरकार जहां हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो सभी दावे जमीनी स्तर पर खोखले नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक कई बार विभाग और सरकार को अपनी समस्या के बारे में अवगत करवाया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 2019-20 के बजट में इस सड़क के लिए बजट का प्रावधान किया, लेकिन इस रास्ते में कई लोगों की मलकियत भूमि आती थी, जिसकी वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो सका। वहीं जब सड़क के लिए लोगों ने अपनी मलकियत जमीन की गिफ्ट डीड बनाकर यह जमीन PWD विभाग के नाम कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मलकियत जमीन की गिफ्ट डीड किए हुए काफी समय बीत चुका है और अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए वन विभाग की तरफ से FRA सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, जिसकी वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क सुविधा न होने के कारण उन्हें रोजाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को अली खड्ड पार करके गसौड़ जाना पड़ता है और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों व मरीजों को पेश आती है, क्योंकि स्कूल कॉलेज अस्पताल बैंक सभी कार्यालय गसौड़ में है और वहां जाने के लिए खड्ड पार करनी पड़ती है। कई बार वर्षा के कारण अली खड्ड उफान पर होती है, उस समय खड्ड पार करना जान जोखिम में डालने के बराबर होता है। आज तक इस गांव के करीब 3 लोग इस खड्ड को पार करते समय काल का ग्रास भी बन चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव में वैसे तो
कई सारी समस्याएं हैं, पर सबसे बड़ी समस्या सड़क का अभाव है। लोगों का कहना है कि अगर अब भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूरा गांव एकजुट होकर धरना करने को मजबूर होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। इसकी समस्या इतनी है कि 10 साल से पुरानी समस्या है। इसकी जो लोगों ने ज़मीन देनी थी वो ज़मीन दे चुके हैं, इसकी जीप भीड़ तैयार है। अब बच्चों के स्कूल लग चुके हैं, कोई अब स्कूल भी जाने बंद है बच्चे, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तब भी रास्ते में ही खत्म जाते हैं। लेकिन हमारा ही सरकार से मानना है कि इसका काम जो है तो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। धन्यवाद। तीसरा संख्यान गाँव भोली से, ये जो हमारा भोली गाँव है, लगभग कोई 8-10 साल पहले जो है इसको जो है मुख्यमंत्री प्रोफेसर कुमार धूमल ने जब अपनी गोद में लिया था, तो जिसको जो मुख्यमंत्री आदर्श गांव से भी जाना जाता है, तो उसी टाइम से जो है जब इसको जो मुख्यमंत्री आदर्श घोषित किया गया था, तो ये हमारा रोड से मतलब थोड़ा सा निकला था। उसके बाद इस रोड पे जो कोई पत्थर तक लगा नहीं है, तो नाम के लिए तो हो गया मुख्यमंत्री आदर्श गाँव, बाकी काम इसमें जो जीरो है। बाकी हमारी जो ग्राम पंचायत भोली है, अभी जो इसका नया गठन हुआ है, तो जो इस भोली गांव को जो 80 क्या बोलते हैं 80 बस्ती से भी जाना जाता है। इसमें जो है हमारा जो 80 पॉपुलेशन है लगभग कोई मतलब 80% से ऊपर है, परंतु आज तक कोई भी नेता जो है इस मुद्दे के ऊपर कोई जो बात नहीं उठा रहा है। हमने जो पहले कई बार मुख्यमंत्री को दिया, एमएलए को दिया, वर्तमान जो एमएलए उनको दिया, जो हमारी पहले की सरकार थी उनको दिया, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो डाल दिया चलो मैं उसके बाद हमने जो विभाग के से जो शिकायत की, RTA भी लगाई, क्योंकि ग्रामीणों ने जो है अपनी भूमि दान भी की थी, जो मतलब उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारी सर मांग है कि जल्दी से जल्दी जो हमारा रोड है इसको जो है मतलब जल्दी बनाया जाए, ताकि गांव की समस्या जो हमारी हल हो सके, क्योंकि सबसे पहला काम है रोड। अगर रोड पहुंच जाएगा तो पानी भी आएगा, गाड़ियाँ भी आएगी, तो मतलब उसके बाद ही सारे काम होंगे। तो विभाग से ये निवेदन कि जल्दी जल्दी जो हमारी समस्या को जो सुना जाए, जो हमारी फॉर्मेलिटी है हमने जो सारी जो पूरी कर दी। अगर नहीं करेंगे तो सारी जो मतलब गाँव की जनता हम जो ऑफिस में जा करके धरना देंगे। सर हमारी जो है भोली से गसौर तक जो सड़क है इसमें बहुत बुरा हाल है, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। अगर कोई बच्चा बूढ़ा बीमार पड़ता है तो हमारे को बाया नेरिसों पर लेकर जाना पड़ता है। 25-30 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर। हमने DC को भी प्रस्ताव भेजा, साथ में PWD विभाग वालों को भी, और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। सर हमने इसके लिए गिफ्ट डीड भी करवाई है, मतलब इसकी NOC भी हो चुकी है, परंतु उसके बावजूद भी इस पर कोई 3-4 साल हो चुके हैं, परंतु फिर भी इसके ऊपर प्रशासन व सरकार कोई गौर नहीं कर पा रही है। ये सड़क का मुद्दा ये तो 10-11 साल हो गए, 20 बनी को 12 20 साल हो गए। और यहाँ किसी सरकार ने कोई पत्थर नहीं लगाया। और दूसरी बात क्या है, हमारे आने जाने की समस्या ऐसी है, एक खड बड़ी भारी आती है, 7 दिन क्रॉस नहीं होती, तो हमारा जो सारा लेन देन है बैंक का, बैंक इधर है, डाकखाना इधर है, हॉस्पिटल इधर है और दुकानें इधर है। हम मतलब लोन से भी वंचित रह जाते हैं, जो मेन समस्या। और हमारे गांव में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी लड़की को सुविधा मिले, यहाँ क्या सुविधा, यहाँ खड्डे नहीं क्रॉस होती। तो हमारी सबसे ये गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए और काम शुरू होना चाहिए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।